शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में आप लोगों की जो तैयारी है वह धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, राइट। आप सभी लोगों का यूनिट फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा टॉपिक बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये मैं बार बार आप लोगों को थोड़ा बताता चलता हूँ। यूनिट फोर्थ स्टार्ट हुआ है फर्स्ट पेपर में, जिसमें आप लोगों का कार्ल मार्क्स खत्म हो चुका है और हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं वेबर पर। अब लगभग लगभग आप लोगों का वेबर का 2 से 3 टॉपिक और बचे हैं। उन टॉपिक को मैं पढ़ाकर वेबर भी आप लोगों का समाप्त करके फिर मैं आप लोगों को दुर्खिम स्टार्ट करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग थिंकर है दुर्खिम, और उनके कई थ्योरी जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कार्ल मार्क्स पढ़ें तो वेबर को भी ध्यान में रख के पढ़ें, क्योंकि कार्ल मार्क्स के आलोचक के रूप में वेबर का कई जगह नाम आता है। उन्हीं से संबंधित आज मैं एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा, सामाजिक स्तरीकरण पर वेबर के सिद्धांत। जो आपके वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया है वह कार्ल मार्क्स की विस्तार एवं आलोचना के रूप में दिया है। ये चीज हम आज आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे और लगातार इन सब टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी ये तुलना करके कार्ल मार्क्स और वेबर से पूछ लेता है, तो कभी इंडिविजुअल पूछ लेता है। यह कार्ल मार्क्स का स्तरीकरण जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, वेबर का स्तरीकरण। वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण अर्थात कि समाज में जो स्तरीकरण की व्यवस्था है उसको किस रूप में देखते हैं, राइट। तो आज हम आप लोगों से क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं वेबर, ठीक है। तो चलिए टॉपिक हम डालते हैं और आप लोगों से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ठीक है। तो आज का टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में स्तरीकरण के संदर्भ में वेबर के सिद्धांत, राइट। तो किस पर चर्चा करेंगे? सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में वेबर के सिद्धांत, ठीक है। आप लोगों को मैंने बता चुका हूं सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है, राइट। सामाजिक स्तरीकरण को आप लोगों को बता चुका हूं। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि क्या होता है सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है। जो जानता है वह कमेंट करके बताए, ठीक है। जो जानता है वह कमेंट करके बताए, कोई भी कमेंट में पीछे न हटे कि सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, समाज को, किसको? समाज को किसमें? विभिन्न समूहों में। समाज को किसमें? विभिन्न समूहों में, ठीक है। समूहों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया, ठीक है। विभाजित कर, ठीक है, उन समूहों को एक के ऊपर एक, किस प्रकार से? श्रेणीबद्ध तरीके से, श्रेणीबद्ध तरीके से सुसज्जित करने की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम
हमने बहुत अच्छे रूप में इस चीज को डिस्कस किया हूं, ठीक है। तो हमने आप लोगों को क्या बताया कि किसको, समाज को। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, सोसाइटी है, ठीक है, ये आपका क्या है, समाज है, राइट, समाज है। अब समाज में विभिन्न समाज को हमने क्या किया, विभिन्न समूह में विभाजित कर दिया। अब इस समाज में कई लोग रह रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मण भी रह रहे हैं, क्षत्रिय भी रह रहे हैं, वैश्य भी रह रहे हैं, शूद्र भी रह रहे हैं, ठीक है, कई लोग रह रहे हैं, ये सभी लोग, ठीक है। अब यहां पे कहा, अब ये समूह में डिवाइड है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इसमें अभी श्रेष्ठता नहीं लागू है कि कौन किससे श्रेष्ठ है, ठीक है। अभी क्या किया गया, समाज को विभिन्न समूह में डिवाइड कर दिया गया है, राइट, यहां तक समझ गए। अब फिर आगे लिखता है कि एक, अब उन समूहों को क्या किया जा रहा है, एक के ऊपर एक। अब क्या हुआ, श्रेणीबद्ध तरीके से, ठीक है, क्या किया गया, समाज को विभिन्न समूह में विभाजित कर, ये समाज को विभिन्न समूह में विभाजित कर दिया गया है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ठीक है। अभी यहां पे श्रेष्ठता और निम्नता नहीं लागू है, मतलब कि यहां पर श्रेणीबद्ध तरीके से नहीं किया गया। अब क्या किया गया, समाज ने क्या काम किया कि एक के ऊपर श्रेणीबद्ध तरीके से, मतलब कि अब ये क्या काम किया कि ब्राह्मण जो है वह फर्स्ट स्थान पे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ठीक है। अब ये क्या किया गया है, ये अब आपका एक के ऊपर एक क्या हुआ, एक के ऊपर एक ये कर दिया गया और एक श्रेणीबद्ध रूप दिया गया, ठीक है। और उसी तरीके से सजा दिया गया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ब्राह्मण उच्च होता है, फिर क्षत्रिय उसके नीचे, फिर वैश्य, फिर शूद्र। आगे आप लोगों को मैं लुई ड्यूमा की थ्योरी बताएंगे, जहां पर शुद्धता एवं अशुद्धता को आप लोग जानेंगे, राइट। अर्थात कि क्या जानेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं, ठीक है, इस श्रेणीबद्ध क्रम में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, अशुद्धियां बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, अशुद्धियां जो है वो घटने लगती है, शुद्धता बढ़ने लगती है, ठीक है। जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, तो अर्थात कि नीचे से ऊपर चलने में ये सबसे ज्यादा अशुद्ध है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अशुद्धियां घटेगी, शुद्धता बढ़ेगी। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो शुद्धता घटती चली जाएगी, अशुद्धियां बढ़ती चली जाएंगी, राइट। तो ये लुई ड्यूमा की थ्योरी हम लोग जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, और कई बार एग्जाम में हर एक वर्ष के अंतराल में वो भी थ्योरी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, राइट। तो ये हम लोगों ने जाना कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। यहां तक किसी को अगर न समझ में आए तो बताएं, ठीक है, किसी को भी। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में लगभग लगभग सभी समाज एक स्तरीकृत समाज है। आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी समाज देखेंगे, वहां पर किसी न किसी रूप में स्तरीकरण आपको व्याप्त दिखाई देगा, ठीक है। वो आप शिक्षा के लेवल पे देखिए, जाति, प्रजाति, लिंग, कोई भी आधार पे आप देखना चाहेंगे तो आपको कोई भी समाज, मतलब कि आज के वर्तमान समय में प्रत्येक समाज क्या है, एक स्तरीकृत समाज है। वर्तमान समय में आप कोई भी समाज को देखेंगे, स्तरीकृत समाज दिखाई देगा। अब अब समाज शास्त्र जो है वह एक व्यवस्थित विषय है। वह समाज में उपस्थित लोगों के मध्य के अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसी समाज में जब सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था विद्यमान है, तो यह समाज शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। बनेगा कि नहीं? तो समाज शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम सामाजिक स्तरीकरण को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये बताइए। पढ़ेंगे।
सभी लोग कमेंट करें, कोई भी इस कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। तो इससे हम बिल्कुल अछूते नहीं हैं, ठीक है। चलिए अब आगे। तो दोस्तों, वेबर द्वारा प्रतिपादित वेबर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक स्तरीकरण, वेबर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को मार्क्सवादी के विस्तार एवं आलोचना के रूप में देखा जाता है। आलोचना के रूप में देखा जाता है, ठीक है। यहां पे सिद्धांत लिख दीजिए, मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है, ठीक है। चल, तो आलोचना के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अर्थात कि जो वेबर ने प्रतिपादित किया, किसके संदर्भ में, सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत के संदर्भ में, ठीक है। तो यह जो सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में वेबर ने सिद्धांत दिया, वह सिद्धांत कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में कुछ न कुछ कमी किए होंगे। आपको मैंने पढ़ाया है, वो कमी आप लोग को पता है कि वह मात्र स्तरीकरण को आर्थिकी कारण के रूप में देखते थे कि एकमात्र कारण है। अभी आगे चर्चा करते हैं। तो मार्क्सवादी सिद्धांत को एक तो वेबर साहब ने क्या किया, थोड़ा विस्तार किया और उनके सिद्धांतों की आलोचना की। तो जो यह सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत वेबर का है, उसको कार्ल मार्क्सवादी सिद्धांत के विस्तार एवं आलोचना के रूप में देखा जाता है। वेबर से पूर्व मार्क्स ने यह प्रतिपादित किया था कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण, समाज में सामाजिक स्तरीकरण आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये वेबर से पहले, ठीक है, वेबर से पहले कार्ल मार्क्स ने यह कह दिया था कि जो समाज में आप सामाजिक स्तरीकरण को देख रहे हैं, वह स्तरीकरण किससे उत्पन्न हो रही है, आर्थिक कारण से उत्पन्न हो रही है। अर्थात कि जो संपत्ति है उसके असमान वितरण के कारण, ठीक है। तो आर्थिक कारण हुआ ना, संपत्ति के असमान वितरण के कारण क्या हो रहा है, समाज में वर्गों को जन्म देता है। संपत्ति का असमान वितरण क्या कर रहा है, समाज में वर्गों को जन्म देता है, ठीक है। तो संपत्ति की असमान वितरण के कारण समाज में वर्गों को
जन्म देता है एवं, ठीक है, संपत्ति के असमान वितरण के कारण समाज में किसको जन्म दे रहा है? वर्गों को जन्म देता है। एवं यही वर्ग विभाजन स्तरीकरण का एकमात्र आधार है। स्तरीकरण का एकमात्र आधार है। यहां पे वेबर को मौका मिल गया। ठीक है, थोड़ा समझिए कि देखिए वेबर ने जो भी प्रतिपादित किया, जो भी उन्होंने सिद्धांत दिया, वह सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को, मार्क्सवादी जो सिद्धांत था उसको विस्तारीकरण किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्क्स ने कमी की, उसको विस्तारित किया एवं उसकी आलोचना की, और उसी के रूप में हम वेबर के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को देखते हैं, वॉच करते हैं, राइट। वेबर से पहले जो कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि जो समाज में आप स्तरीकरण देख रहे हैं ना, सामाजिक स्तरीकरण, वह आर्थिकी कारण के रूप में देखा जा सकता है। किससे? आर्थिक कारण से यह उत्पन्न होती दिखाई दे रही। फिर वेबर कहते हैं कि जो संपत्ति है, संपत्ति के असमान वितरण, संपत्ति के असमान वितरण का तात्पर्य क्या हुआ कि किसी के पास संपत्ति ज्यादा पहुंच गई, किसी के पास पहुंची नहीं, और किसी के पास बहुत एक नगण्य मात्रा में। तो यह जो है समाज में किसको जन्म दे रहा है? वर्ग को जन्म देता है। अर्थात कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति वो उच्च, जिसके पास निम्न वो निम्न। तो यह वर्गों को जन्म देता है, और यही क्या काम करेगा? वर्ग विभाजन उत्पन्न करेगा। ठीक है, यह क्या उत्पन्न करेगा? वर्ग विभाजन उत्पन्न करेगा। और यह जब वर्ग विभाजन उत्पन्न करेगा, और आगे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह स्तरीकरण का एकमात्र आधार है। अर्थात कि स्तरीकरण का और कोई कारण हो भी नहीं सकता है। सिर्फ एक कारण क्या है? आर्थिकी कारण है, और उसके अलावा कुछ है नहीं। वेबर साहब शांति से बैठे थे, उन्होंने कहा कि, वेबर ने कहा कि वेबर ने कार्ल मार्क्स के इस विचार का समर्थन किया। कहा कि चलिए मैं समर्थन करता हूं, इस विचार का समर्थन किया, या हम कहें स्वीकार किया, स्वीकार किया, स्वीकार की। ठीक है, स्वीकार की। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता अथवा वर्ग विभाजन, वर्ग विभाजन समाज में स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है। समाज में स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है। परंतु यह स्तरीकरण का एकमात्र आधार नहीं है, परंतु स्तरीकरण का एकमात्र आधार नहीं है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात, नहीं है। वेबर के अनुसार बताते हैं। अब यहां पर जो वेबर साहब हैं, उन्होंने कार्ल मार्क्स की जो उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के लिए सिर्फ एक कारण को माना कि आर्थिक कारण, संपत्ति का असमान वितरण,
जो है वह असमान वितरण वर्ग को जन्म देता है, जो वर्ग विभाजन का कारण बनता है। तो वेबर साहब देख रहे थे, चुपचाप देख रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, और फिर उन्होंने कहा कि मैं इस विचार को स्वीकार करता हूं कि संपत्ति का जो असमान वितरण होता है वह असमान वितरण स्तरीकरण को उत्पन्न करता है, अर्थात कि आर्थिक असमानता अथवा वर्ग विभाजन समाज में स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है। परंतु स्तरीकरण का जो कार्ल मार्क्स साहब कह रहे हैं कि एकमात्र आधार, तो उन्होंने कहा नहीं, एकमात्र आधार बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं वेबर जी कि वर्ग विभाजन के साथ साथ परिस्थिति एवं शक्ति भी स्तरीकरण के अन्य प्रमुख आधार हैं। ठीक है। अब वेबर साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात बोले कि देखिए वेबर साहब कहें कि वेबर साहब ने कहा कि कार्ल मार्क्स साहब मैं स्वीकार करता हूं वर्ग विभाजन स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है, लेकिन एकमात्र आधार मैं कभी नहीं मानूंगा। ठीक है, ये जो वर्ग विभाजन उत्पन्न हुआ है मैं मान रहा हूं संपत्ति के असमान वितरण के कारण हुआ, लेकिन वेबर साहब ने कहा कि वर्ग विभाजन के साथ साथ ये परिस्थिति एवं शक्ति भी, ये क्या है, स्तरीकरण के अन्य प्रमुख आधार है। अतः वेबर द्वारा जो ये प्रतिपादित सिद्धांत है इसको हम त्रिपक्षीय सिद्धांत के रूप में जानते हैं। कौन से सिद्धांत? त्रिपक्षीय सिद्धांत के रूप में। और लगातार आपसे प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, लगातार आपसे इससे संबंधित प्रश्न बिल्कुल पूछा है। कभी त्रिपक्षीय सिद्धांत के रूप में पूछा है, तो कभी कार्ल मार्क्स का वेबर से तुलना करके पूछा है, तो कभी इंडिविजुअल रूप में कि वेबर के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत से क्या समझते हैं, तो इंडिविजुअल रूप में। तो वेबर ने कहा कि वर्ग विभाजन के साथ साथ परिस्थिति एवं शक्ति भी स्तरीकरण के एक अन्य प्रमुख सिद्धांत है। अतः वेबर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत एक कैसा सिद्धांत है? तो त्रिपक्षीय सिद्धांत है। ठीक है, त्रिपक्षीय सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ग विभाजन के साथ साथ स्तरीकरण में परिस्थिति एवं शक्ति, इन तीनों को माना। तो ये तीन हुए, और ये क्रम कभी भी क्रम जो है गड़बड़ मत करिएगा। वर्ग विभाजन और फिर दूसरे नंबर पे परिस्थिति, फिर शक्ति। तो वर्ग विभाजन के साथ साथ परिस्थिति एवं शक्ति, ये तीनों, ठीक है, स्तरीकरण के अन्य प्रमुख आधार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और वेबर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को हम किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं? त्रिपक्षीय सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब मार्क्स की तरह वेबर ने भी यह स्वीकार किया। मार्क्स की तरह वेबर ने यह स्वीकार किया
मार्क्स की तरह वेबर ने भी यह स्वीकार किया कि वर्ग की उत्पत्ति आर्थिक असमानता के कारण होती है। ठीक है, ठीक है। ये यहां पर जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा वैसे वेबर ने भी यह स्वीकार किया। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके समझ रहे हैं, राइट। चल, वर्ग विभाजन पे हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सबको समझ में आया। अभी परसों के डेट में क्या हुआ कि सोचे थोड़ा कपड़े धुल लें, जाना था मुझे, तो चलिए कपड़े उपड़े सब निकाले उकाले, बहुत दिन बाद सोचे कि धुल लें, अन्यथा दे देते थे साफ करने के लिए। तो मुझे नहीं पता था आला जो है, मैंने एक सफ़ेद मेरे कपड़े हैं तो उसमें थोड़े बहुत दाग लग जाते हैं, तो सोचे कि उससे धुल दें। अब क्या हुआ कि आला लिए, सफ़ेद कपड़ा धुलने के चक्कर में इस शर्ट पे भी पूरा डाल दिए, तो इस शर्ट को भी अभी तक अपनी चौथी सबसे महंगी शर्ट लिए और बर्बाद कर दिए। तो हमने सोचा कि पहन ही डाले। तो मार्क्स की तरह कौन, वेबर ने यह स्वीकार किया कि जो वर्ग की उत्पत्ति है वह कैसे हो रही है, आर्थिक असमानता के कारण होती है। अब दोस्तों यहां पर आपको समझना है, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि जो वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत है वह मार्क्सवादी सिद्धांत के विस्तार एवं आलोचना के रूप में देखा जाता है, राइट। आलोचना तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि वेबर ने स्तरीकरण के असामाजिक स्तरीकरण को सिर्फ एक कारण के रूप में, सिर्फ एक कारण क्या मानते थे, आर्थिक कारण। ठीक है, अर्थात कि संपत्ति के असमान वितरण से वर्ग की उत्पत्ति होती है और वर्ग विभाजन उत्पन्न होता है, राइट। ठीक है, अब एक शब्द वहां पे यूज किया गया कि मार्क्सवादी सिद्धांत के विस्तार के रूप में भी जानते हैं, तो यहां पर तो बात समझ में आती है कि कार्ल मार्क्स तक सीमित है, कि मार्क्स की तरह वेबर ने स्वीकार किया कि वर्ग की उत्पत्ति आर्थिक असमानता के कारण क्या हो रही है, उत्पन्न होती है। ठीक है, आर्थिक असमानता के कारण होती है, परंतु वेबर के अनुसार वर्गों की उत्पत्ति, परंतु वेबर के अनुसार वर्गों की उत्पत्ति किस पर, वेबर के अनुसार वर्गों की उत्पत्ति किस पर, बाजारी अर्थव्यवस्थाओं में होती है। बाजारी अर्थव्यवस्थाओं में होती है। ठीक है, होती है, जहां लोग एक दूसरे के साथ, जहां लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, जहां लोग एक दूसरे के साथ, जहां लोग एक दूसरे के साथ आर्थिक लाभ के उद्देश्य से, आर्थिक लाभ के उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। बहुत अच्छी बात वेबर ने कहा। वेबर ने कहा अब देखिए ये एक मार्केट है, ठीक है, आप देखिए अक्सर एक अगर सोसाइटी है लगभग उसमें 4-5-6 गांव, तो वहां पर आपको 1-2 मार्केट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर वेबर साहब कहते हैं कि
यहां तक तो स्वीकार किए कि यह स्वीकार किए कि वर्ग की उत्पत्ति आर्थिक असमानता के कारण होती है। यहां पे उन्होंने विस्तार थोड़ा किया, उन्होंने कहा कि वर्गों की उत्पत्ति किस पर निर्भर है? बाजारी अर्थव्यवस्थाओं में होती है। ठीक है, अब बाजारी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? कई वहां पर लोग होंगे, पूंजीपति, व्यवसायी, तो यहां पर लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? आर्थिक लाभ, भाई आर्थिक लाभ कमाना चाहेगा तो उसके उद्देश्य से क्या होगा? कंपटीशन होंगे, क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, जब प्रतिस्पर्धाएं होंगी, प्रतिस्पर्धाएं आपको बाजार में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उस प्रतिस्पर्धा में कोई बहुत ज्यादा आगे निकल गया, कोई पीछे हो गया, तो ये वेबर साहब आर्थिक लाभ के उद्देश्य से बताते हैं कि क्या करते हैं लोग? प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं। अब वेबर के अनुसार वेबर के अनुसार एक व्यक्ति, वेबर के अनुसार क्या होता है कि एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति, एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति उसके बाजारी परिस्थिति पर, ठीक है, बाजारी परिस्थिति को संबोधित करती है, को क्या कर रही है? संबोधित करती है। किसको संबोधित करती है? तो बाजारी परिस्थिति को संबोधित करती है, और जो कि उसकी जीवन संभावनाओं को निर्धारित करती है। किसको? जीवन संभावनाओं को क्या कर रही है? निर्धारित करती है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला। किसको निर्धारित करती है? जीवन संभावनाओं को निर्धारित करती है। ठीक है, अब वेबर साहब आगे कहते हैं, उन्होंने बताया कि बाजार में लोग क्या चाहेंगे? आर्थिक लाभ कमाना चाहेंगे, और आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धाएं बढ़ेंगी, कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन में आपको डिवाइड देखने को मिलेगा क्लास का, राइट? तो वेबर के अनुसार एक व्यक्ति की जो वर्ग परिस्थिति है वह उसके किसको संबोधित करती है? बाजारी परिस्थिति को संबोधित करती है, क्योंकि बाजार में लोग क्या चाहेंगे? आर्थिक लाभ कमाना चाहेंगे और उसमें प्रतिस्पर्धाएं करेंगे। अब ये क्या उन्होंने आगे कहा कि उसको संबोधित करती है, जो कि उसकी जीवन संभावनाओं को क्या कर रही है? निर्धारित करती है। अब यहां पर जीवन संभावनाओं का मतलब क्या हुआ? तो जीवन संभावनाओं का यहां पर मतलब हुआ कि एक व्यक्ति की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह जीवन में अनिवार्य माने जाने वाले प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करता है। दोस्तों,
एक ये जो जीवन संभावनाएं थी उसके विषय में, तो एक व्यक्ति की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह जीवन में अनिवार्य माने जाने वाले प्रत्येक वस्तु को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। राइट। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि वेबर के अनुसार एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति किस पर निर्भर करती है, उसके बाजारीय परिस्थिति को संबोधित करती है। क्यों? क्योंकि बाजार में लोग आर्थिक लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धाएं होती हैं जो कि उसके जीवन संभावनाओं को निर्धारित करती है। और एक व्यक्ति की जीवन संभावनाओं का तात्पर्य क्या हुआ, यहां पर जीवन संभावनाओं का तात्पर्य मैंने बताया कि जीवन संभावनाओं को वह बताते हैं कि एक व्यक्ति, इस व्यक्ति की जो उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, और उसके माध्यम से अर्थात कि उस क्षमता के माध्यम से जीवन में, अर्थात कि वह इस पृथ्वी पे रह रहा है तो उसको जीवन में जो भी जरूरत की चीज, अनिवार्य माने जाने वाले प्रत्येक वस्तु को क्या कर सकता है, वह प्राप्त कर सकता है। ये चीज है। ठीक है। अब वेबर साहब कहते हैं, वेबर के अनुसार वर्गों से क्या भिन्न परिस्थिति, ठीक है, वर्गों से भिन्न समाज में, वर्गों से भिन्न समाज में परिस्थिति समूह, समाज में परिस्थिति समूह की उत्पत्ति प्रतिष्ठा अथवा सम्मान, प्रतिष्ठा अथवा सम्मान के असमान वितरण के कारण हुई, सम्मान के असमान वितरण के कारण होती है। दोस्तों इस लाइन को समझने के लिए थोड़ा सा आप अपने पृष्ठभूमि में पहुंचिए। ठीक है, पृष्ठभूमि में पहुंचिए। देखिए, परिस्थिति का तात्पर्य हुआ मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। ठीक है, परिस्थिति का अर्थ क्या हुआ, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा, ये आपके परिस्थिति का अर्थ हुआ। ठीक है, तो वेबर जी कहते हैं कि अब वर्ग की बात उन्होंने कर चुके, उन्होंने कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत की आलोचना की और विस्तारीकरण किया, और उन्होंने वर्ग से संबंधित अपने विचार दे लिए। दूसरे स्थान पे त्रिपक्षी सिद्धांत है ना दोस्तों, तो त्रिपक्षी में एक पक्ष को जान लिया, दूसरे पक्ष को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां वेबर साहब कहते हैं कि वर्गों से भिन्न समाज, ये आपका क्या है, सोसाइटी है। राइट, ये आपका क्या है, समाज है। अब यहां पे वेबर साहब कहते हैं कि समाज में जो परिस्थिति समूह की उत्पत्ति हुई है वह क्या हुआ, प्रतिष्ठा अथवा सम्मान के असमान वितरण के कारण। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा आगे बहुत अच्छे तरीके से जाति और वर्ग में अंतर। तो जाति एक बंद व्यवस्था होती है, एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है वह व्यक्ति उसी जाति में मृत्यु प्राप्त करता है। लेकिन वर्ग में अब जाति में अपनी परिस्थिति परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप अगर एक हरिजन कुल में जन्म ले लिए हैं तो उस समाज ने जो उनके लिए मान्यताएं निर्धारित की है उसको वह स्वीकार करना पड़ जाता है। मैं इसके अनुसार बता रहा हूं, ऐसा मैं कुछ बातें नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो उनको वह, लेकिन वर्ग में परिस्थिति परिवर्तित कर सकते हैं। आप अपने श्रम के आधार पर, मेहनत के आधार पर आप निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में पहुंच सकते हैं। लेकिन
जाति में आप परिस्थिति बिल्कुल परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि जाति में बिल्कुल बंद रहता है। आप अगर एक हरिजन में जन्म लिए या क्षत्रिय में जन्म लिए तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। एक ब्राह्मण में जो जन्म लिया वह क्षत्रिय वैश्य नहीं हो सकता है, राइट? समझिए। तो यहां पर वेबर ने कहा कि वर्गों से भिन्न समाज में परिस्थिति समूह का जो जन्म हुआ वह प्रतिष्ठा अथवा सम्मान के असमान वितरण के कारण हुआ। अब क्या हुआ कि इस समाज में ब्राह्मण को मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा दिया गया, उच्च में, फर्स्ट स्थान पे, राइट? अब वह ब्राह्मण चाहे बहुत अधिक संपत्ति वाला हो चाहे निम्न संपत्ति वाला, बट अब उसको समाज ने सबसे उच्च पर रखा है। फिर उसके बाद क्षत्रिय को मान सम्मान प्रतिष्ठा, फिर उसके बाद वैश्य को, और फिर उसके बाद शूद्र को, राइट? ऐसा ही कुछ है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ है कि परिस्थिति समूह की उत्पत्ति जो हुई, प्रतिष्ठा और असम्मान का असमान वितरण है कि नहीं? क्या ब्राह्मण व्यक्ति मान लीजिए कि मांस मदिरा पान कर रहा है तो उसको हम उसके श्रेणी में रख लेंगे, लेकिन अब उसको वह सम्मान मिलेगा क्योंकि वह उस जाति में जन्म लिया है। एक हरिजन संस्कृत का प्रखंड विद्वान होगा, लेकिन उसको एक घाट के पास बैठने की इजाजत नहीं होगी क्योंकि उसको यह समाज इजाजत नहीं देता है। ठीक है, ये एक मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। मैं किसी न जाति पर टिप्पणी कर रहा हूं न किसी लोगों के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं, राइट? ये समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं। ओके, चल। अब क्या हुआ कि वर्गों से भिन्न समाज में परिस्थिति समूह की उत्पत्ति क्या हुआ? प्रतिष्ठा अथवा सम्मान के असमान वितरण के कारण क्या होती है? होती है। अब जिन सदस्यों को समाज से ज्यादा प्रतिष्ठा अथवा सम्मान प्राप्त करता है, वे अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च परिस्थिति समूह की सदस्यता प्राप्त करते हैं, राइट? सदस्यता प्राप्त करते हैं, राइट? अब देखिए, जिन सदस्यों को समाज से, अब समाज ने इसको सबसे ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा दे दिया, राइट? समझिए बिल्कुल एंजॉय के साथ। अब क्या हुआ कि ज्यादा दे दिया। अभी जैसे हाल ही में मैं गया था ननिहाल। अब क्या हुआ कि हमारे एक मित्र हैं, उनका एक इंटर कॉलेज है, तो हम उन्हीं के पास बैठे हुए थे ननिहाल में ही। हमारे मित्र हैं, वह साथ में भी पढ़े थे, उन्होंने इंटर कॉलेज खैर घर के ही हैं, लेकिन वो मित्र। तो वो इंटर कॉलेज खोले, उनके पास बैठा था, तो एक पियोन आया, मतलब कि थोड़ा हमको लग रहा है कि वह हरिजन था। अब मैं बैठा था, वो बैठे थे, तो ऐसे ही वो पहुंचे कमरे में, उनकी मतलब कमरे में वो दस्तक देते हैं, पहुंचते हैं, तभी वो हमारा पैर छू लिए। लेकिन वो लगभग 45-50 साल के बुजुर्ग थे। मैंने तुरंत उनका पैर पकड़ा, मैंने कहा अरे ऐसा अपराध बिल्कुल न करिए। तो मतलब कि कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में है कि ये क्या है, ब्राह्मण है, और यह उच्च श्रेणी के हैं और इनको ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा क्योंकि समाज ने इनको दिया है। जैसे मैं कई बार देखता हूँ, हम अपने ही समाज में देखते हैं, आप भी देखते होंगे। जैसे मैं तो कहीं भी निकलता हूँ तो अक्सर लोग हमको एक मतलब कि बड़ा ज्यादा देख कर ही सम्मान देने की कोशिश करने लगते हैं, तुरंत अरे ब्राह्मण देवता, मतलब कि ये सब वगैरह चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, इसी समाज में। तो ये सब चीजें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं समाज ने क्या किया है
इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा दिया है, ठीक है। मान सम्मान प्रतिष्ठा उनको दे दिया है ज्यादा, और किसी को बहुत कम दिया है, उनको बिल्कुल निम्न श्रेणी में देखा जाता है, राइट। तो ये समझने का प्रयास करिए चीजों को। तो यहां पर मैं समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूं, न कि मैं किसी इंडिविजुअल जाति पर टिप्पणी कर रहा हूं, मेरा न कोई उद्देश्य है। ये जो आप लोगों के सामने ये जो धारावाहिक आप लोगों के बीच में चल रहा है, इसकी स्क्रिप्ट पूरी लिखी जा चुकी है, मैं बस मंच पे क्या कर रहा हूं, अभिनय कर रहा हूं, ठीक है। मैं सिर्फ अभिनय करने आया हूं। जो भी यहां पर किसी को लग रहा है कि जाति सूचक टिप्पणी मैं कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अभी वो जो सज्जन साहब थे, उन्होंने मुझे पैर छुआ तो मैंने तुरंत उनका पैर छुआ, नहीं नहीं, आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे लिए आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, और मैं ऐसा अपराध तो नहीं करने दूंगा। बाकी और लोगों की अपनी इच्छा, अपना व्यवहार, ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है पैर छुआने की, थोड़ा अकड़ के चलने की। देखिए दोस्तों, सारा खेल 45 डिग्री का है, 45 डिग्री। अभी देखिए आपके जो नीरज साहब गोल्ड मेडल भी प्राप्त किए, और उनकी आप देखिए भाला, उन्होंने भाला को कुछ इस अंदाज में पकड़े थे, ठीक है, इस अंदाज में, ठीक है। तो ये अगर कहीं ना कहीं इसे देखिए तो क्या दर्शा रहा है पता है, ये 45 डिग्री ये दर्शा रहा है कि बहुत ज्यादा अकड़ के चलना, बहुत ज्यादा आप झुकिए ना बहुत ज्यादा अकड़िए, ठीक है। अपने जीवन में आप सफलता के मार्ग पर हमेशा आगे चले जाएंगे, ठीक है। सारा खेल 45 डिग्री का है। 45 डिग्री में आप देखेंगे कभी भी अकड़ाव नहीं देखेगा। मैथ आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग मैथ को बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। 45 डिग्री में आपको न अकड़ दिखाई देगी, न वहां पर आपको बहुत ज्यादा झुकाव दिखाई देगा। तो यही जीवन का मूल मंत्र भी है, और इसको जरूर अपनाइए, ठीक है। हम ये चीजें ध्यान रखिए, तो ठीक है। तो यहां पर क्या देखने को मिला कि जिन सदस्यों को समाज से क्या मिला, ज्यादा प्रतिष्ठा अथवा सम्मान मिल गया, अब वे अन्य सदस्यों की तुलना में क्या हुआ कि उनको उच्च परिस्थिति समूह की सदस्यता दे दी गई। अब मान लो कि समाज से जिनको प्रतिष्ठा अथवा सम्मान नहीं मिला, तो आप लोग देखे होंगे, अभी आगे चल के इंडियन सोशोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, वहां पर काफी कुछ चर्चा विमर्श भी होगा। वहां पर आप लोगों से यह बातें होंगी कि जैसे हमारे जो हरिजन लोग होते थे, जो अछूत जिनको कहा जाता था, आपको वहां पर उनकी दयनीय स्थिति को दिखाएंगे, और किस प्रकार वह अपने आप को ग्रोथ किए और बहुत तेजी से आगे बढ़े। दलित पैंथर, इन सब के विषय में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो वो उच्च परिस्थिति समूह की क्या प्राप्त करते हैं, सदस्यता प्राप्त करते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि अतः परिस्थिति का जो आधार है, अतः परिस्थिति का आधार आर्थिक नहीं होता है, आर्थिक नहीं होता है। मतलब कि यहां पर परिस्थिति का जो आप आधार देख रहे हैं, यहां पर आर्थिक नहीं है। क्या आपको कहीं लग रहा है कि यहां पर आर्थिक है? प्रश्न पूछ सकता है। परिस्थिति का आधार आर्थिक नहीं है, टिप्पणी कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया शॉर्ट में लिखने के लिए 100 शब्द 50 शब्द, राइट, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे दिया गया जो अनिवार्य होता है, जिसको आपको करना ही करना रहता है, पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अतः परिस्थिति का आधार आर्थिक नहीं है। तो परिस्थिति का आधार क्या हुआ? तो दोस्तों, आपका परिस्थिति का आधार जाति, प्रजाति, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि आपके क्या है, परिस्थिति के आधार। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इसमें बिल्कुल आप न घबराइए। परिस्थिति का आधार हो सकता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी कि परिस्थिति का आधार आर्थिक नहीं, जाति, लिंग, शिक्षा है, इसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो पूछ सकता है, इसमें आप बिल्कुल घबराइए मत, और आप अब लिखने की स्थिति में भी है, ओके। तो
अब यहां पे आर्थिक तो नहीं है, वर्ग आर्थिक था, क्योंकि संपत्ति का असमान वितरण जिससे वर्ग विभाजन देखने को मिला, राइट। लेकिन यहां पर परिस्थिति का आधार आर्थिक नहीं है, बताया गया कि जाति। अब जैसे जाति में मैंने बताया कि जाति एक बंद व्यवस्था है, एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लिया अब उसका वह सदस्य हो गया, अब मृत्यु तक वह सदस्यता उसको बरकरार रहेगी। अगर मैं आज चाहूं कि ब्राह्मण नहीं मैं हरिजन हो जाऊं तो मैं नहीं हो सकता हूं। क्या हो सकता हूं? एक शूद्र चाहे कि मैं ब्राह्मण हो जाऊं, नहीं हो सकता है। जाति पर मैं बात कर रहा हूं, कर्म आधारित तो हो सकते हैं। हम कर्म अगर गंदा करें तो जाहिर सी बात है कि हमारा गंदा कर्म कहलाएगा, अच्छा, ठीक है। तो कर्म अलग चीज हो गई, लेकिन जाति पे अब हम बदल नहीं सकते, जिसमें जन्म ले लिए वही हमारा हो गया। तो अब इसमें एक क्या कर दिया गया, श्रेणीबद्ध तरीके से इसको सुसज्जित कर दिया गया, ठीक है, क्रमबद्ध बना दिया गया कि ब्राह्मण जाति जो है सबसे उच्च है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, है ना। तो ये चीजें मतलब वर्णा सिस्टम जो था वह परिवर्तित हो गया किसमें, जाति सिस्टम में। ओके, लिंग में आप देखिए, लिंग में देखिए तो भाई एक जेंडर में आपके एक मेल हो गए, एक फीमेल हो गए, ठीक है, एक थर्ड जेंडर भी अब बिल्कुल उसको भी अधिकार मिल गया। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा मापक नहीं है, कोई ऐसा मानक नहीं है कि जिसमें हम किसी को ये बता दें कि महिला जो है वह पुरुष से क्या है, महिला जो है पुरुष से हीन है। या तो हम कह नहीं सकते हैं कि कोई हमारे पास जैसे आप लोग दूध लेने जाते हैं, जाते होंगे दूध लेने, आप लोग तो दूध खूब पीते होंगे, तो दूध लेने जाते होंगे तो देखिए दूध को 1 लीटर में मापता है, 2 लीटर, आप 10 लीटर लेंगे 10 लीटर में मापेगा, राइट, मापता है ना। लेकिन ऐसा कोई वैश्विक मानक नहीं है कि जिससे हम बता दें कि यह महिला जो है पुरुष की तुलना में हीन है ना। तो अब जैसे कह दिया गया कि एक पुरुष जो है एक कार्य को 25 घंटे में कर रहा है, उसी कार्य को महिला 30 घंटे में करेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है वह महिला जो है ज्यादा परिश्रमी है वो 20 घंटे में समाप्त कर दे, कर सकती है। लेकिन अब क्या है कि समाज ने मूल्यांकन कर लिया, राइट। तो अब ये क्या हो गया, तो लिंग में जेंडर में क्या हुआ कि पुरुष उच्च होगा, महिला उससे निम्न होगी, है ना, थर्ड जेंडर उससे भी निम्न, ठीक है। तो ये चीजें, तो अब व्यवसाय, अब भाई जिसके जो व्यवसाय बहुत अच्छा है उसको अब जैसे बाजारी परिस्थिति में आपने देखा उसमें प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं, अब उसमें किसी को मान सम्मान प्रतिष्ठा ज्यादा मिल गई, किसी को कम मिली, तो ये देखने को मिला। शिक्षा, आप लोग देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, इन सबको एक श्रेष्ठ नौकरी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो और लोगों को बहुत मतलब कि जो बाबू कल है लोग हैं उनको निम्न, पियून को और निम्न, है ना। शिक्षा सभी अर्जित की है, तो ये भी शिक्षा भी स्तरीकरण का बन सकता है आधार की नहीं, जो ज्यादा शिक्षित है वह उच्च में आ गया, जो मध्यम में मध्यम, जो निम्न निम्न, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, तो ये क्या है, इत्यादि परिस्थिति के आधार हो सकते हैं, ठीक है। किसी को यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो वेबर के अनुसार वेबर के अनुसार भारत में उपस्थित जाति पर आधारित स्तरीकरण की व्यवस्था को परिस्थिति पर आधारित स्तरीकरण की सबसे परिपक्व उदाहरण कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। वेबर के अनुसार भारत में उपस्थित
जो अभी मैंने बताया। जाति पर आधारित स्तरीकरण की व्यवस्था को परिस्थिति पर आधारित स्तरीकरण की सबसे परिपक्व उदाहरण अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो यह एग्जाम्पल जो भारत का है वह सबसे सटीक है। सटीक है कि नहीं? अब भाई जिस ब्राह्मण को उच्च जाति के रूप में देखा गया और शूद्र को सबसे निम्न जाति में, तो ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है जिसको अभी मैंने आपको बताया। अब वेबर के अनुसार परिस्थिति एक वर्ग को बीचों बीच क्या कर सकता है? विभाजित कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? बीचों बीच विभाजित कर सकता है। ठीक है, जैसे देखिए, अब देखिए आप लोग, जैसे क्या हुआ, ये एक वर्ग है, ठीक है, राइट। अब इसमें क्या हुआ कि ये अपर हो गया, यहां पर अपर स्टेटस के लोग हैं, ठीक है। स्टेटस जो है क्या है? अपर है, समझिए स्टेटस क्या है? अपर स्टेटस है। स्टेटस क्या है? अपर है। और लोअर स्टेटस, ठीक है। मतलब कि वेबर जी कहते हैं कि परिस्थिति एक वर्ग के को क्या कर सकता है? बीचों बीच विभाजित कर सकता है। अब यह मान लो कि एक ब्राह्मण में ही आप लोग देखते हैं, कई ब्राह्मण में भी कई जाति में उपजाति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसमें भी पता चलता है कि जो तिवारी हैं और शुक्ला जो हैं वो उच्च में, मिसिर, फिर पांडे आप लोग देखते होंगे, ठीक है। परिस्थिति तो निर्धारित है कि ब्राह्मण जो है उच्च में है। अब ब्राह्मण में भी क्या दिख रहा है? डिवीजन दिख रहा है। तो परिस्थिति क्या कर रहा है? एक वर्ग को बीचों बीच विभाजित कर सकता है। मतलब कि अब यहां पर कुछ ऐसे होंगे जिसमें लगभग ये माना जाएगा कि ये समान वर्ग के हैं, ठीक है, सेम क्लास। अब मान लो कि ये आपके क्या हैं? ज्यादा संपत्ति वाले हैं। मान लीजिए कि इनके पास ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा है, इनके पास थोड़ा कम मान सम्मान प्रतिष्ठा है, लेकिन जो परिस्थिति है वह बीचों बीच विभाजित करके एक सेम क्लास भी बना दिया, ठीक है, एक सेम क्लास, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो वेबर के अनुसार परिस्थिति एक वर्ग को क्या कर सकती है? बीचों बीच विभाजित भी कर सकती है। फिर आगे कहते हैं कि दो अलग अलग वर्गों को, ठीक है, जो परिस्थिति है वह दो अलग अलग वर्गों को क्या कर सकती है? एक भी कर सकती है। परिस्थिति दो अलग अलग वर्गों को एक भी कर सकती है, ठीक है। अब मान लो कि यहां पर एक वर्ग है जो अपर है और एक जो है वो अलग लोअर है, ठीक है। एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास, राइट। अब परिस्थिति क्या काम करेगी? यहां से कुछ अपर में भी कुछ लोग थोड़ा सा नीचे में रहेंगे और लोअर वाले में कुछ ज्यादा ऊंचे रहेंगे, तो उनको मिला के एक सेम क्लास बना देगा, ठीक है, एक सेम क्लास बना देगा, राइट। तो क्या कर दी? यह जोड़ने का भी काम की।
तो परिस्थिति जो है दो अलग अलग वर्गों को एक भी कर सकती है, और क्या काम करेगी यह, और परिस्थिति एक वर्ग को वह बीचों बीच से डिवाइड भी कर सकती है, विभाजित भी कर सकती है। राइट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग त्रिपक्षीय सिद्धांत जान रहे हैं वेबर का, राइट, या हम कहें उसको सामाजिक स्तरीकरण का वेबर द्वारा जो सिद्धांत है, राइट, या कहें कि कार्ल मार्क्स के विस्तार, मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उसके विस्तार एवं आलोचना के रूप में वेबर के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को देखते हैं। अब ये त्रिपक्षीय सिद्धांत है जिसमें फर्स्ट पक्ष वर्ग को जाना, सेकंड पक्ष परिस्थिति को जाना। अब सेकंड पक्ष जानते हैं। ठीक है, तो वेबर के अनुसार स्तरीकरण का तीसरा प्रमुख आधार क्या है? प्रमुख आधार क्या है? शक्ति है। याद रखिए, तीसरा क्या है? शक्ति है। अब वे यहां मुख्यतः किस शक्ति का उल्लेख करते हैं? तो राजनीतिक शक्ति का उल्लेख करते हैं। किस शक्ति का? राजनीतिक शक्ति का उल्लेख करते हैं। ठीक है, अब उनके अनुसार समाज के वे सदस्य ठीक है, समाज के वे सदस्य राजनैतिक रूप से सशक्त होते हैं, वे अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। राइट, अब आप ही लोग देखिए, अब आज के डेट में मान लो कि ये एक सांसदीय क्षेत्र है। ठीक है, सांसदीय क्षेत्र है। ठीक है, ये एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि जो सांसद बना है वह एक शूद्र है, हरिजन है, एससी का बंदा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब सांसद ब्राह्मण के घर गए तो ब्राह्मण इनको पूरा सम्मान देगा, पूरा इनकी इज्जत करेगा, इनको एक अच्छे थाली में भोजन भी कराएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि वह राजनीतिक रूप से सशक्त है, उसके पास पावर है। वेबर यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए स्तरीकरण का ये भी आधार हो सकता है। राइट, तो कहते हैं कि शक्ति है ये तीसरा आधार। वे यहां मुख्यतः किस शक्ति की बात करते हैं? पॉलिटिकल पावर। अब जिसके पास राजनीतिक शक्ति आ गई, आप ही देखिए, प्रधान, आपके क्षेत्र में पंचायती चुनाव होता होगा, आपके गांव का कोई प्रधान मुखिया बन गया। अब क्या है कि उसका, अब वो राजनीतिक रूप से सशक्त आदमी है तो उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा देंगे, उसको पूरी तरीके से लोग डरेंगे भी। वो किसी भी जात का हो सकता है। ठीक है, तो ये किसी जाति का हो सकता है, ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी, शूद्र का भी। ठीक है, तो ये हो सकता है। उनके अनुसार समाज के वे सदस्य, अब समाज के वे सदस्य में ये ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, कोई भी सदस्य। अब वो क्या है?
राजनैतिक रूप से सशक्त है, तो अब मान लो कि ब्राह्मण राजनैतिक रूप से क्या है, सशक्त है, तो इन सदस्यों की तुलना में वह ज्यादा पावरफुल है। मान लो कि क्षत्रिय राजनीतिक रूप से सदस्य सशक्त है, तो वो इन लोगों की तुलना में ज्यादा पावरफुल है। मान लो कि वैश्य राजनीतिक रूप से सशक्त है, तो वह इन तीनों के मुकाबले क्या है, ज्यादा सशक्त है। या शूद्र अगर शूद्र राजनीतिक रूप से सशक्त है, तो वह इन तीनों की तुलना में ज्यादा क्या है, उच्च स्थान प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इन सदस्यों की तुलना में वह क्या प्राप्त कर रहा है, उच्च स्थान प्राप्त करता है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहां पर वेबर जी बहुत अच्छी बात करते हैं, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वेबर के अनुसार, वेबर के अनुसार एक राजनैतिक दल, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, एक राजनैतिक दल एक वर्ग को बीचों बीच विभाजित कर सकता है। बीचों बीच क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। और एक परिस्थिति समूह को भी, एक परिस्थिति समूह को भी परिस्थिति समूह को भी क्या कर सकता है, बीचों बीच विभाजित कर सकता है, ठीक है, विभाजित कर सकता है। दो अलग अलग वर्गों को, दो अलग अलग वर्गों को यह क्या कर सकता है, एक कर सकता है, कर सकता है। और दो अलग अलग परिस्थिति समूह को, दो अलग अलग परिस्थिति समूह को, परिस्थिति समूह को भी एक कर सकती है, ठीक है। इलेक्शन आता है, आप लोग खूब अच्छे तरीके से इन सब चीजों को देखते हैं, महसूस भी करते हैं, ठीक है। तो वेबर जी कहते हैं कि एक राजनीतिक दल जो होता है वह एक वर्ग को क्या कर सकता है, बीचों बीच डिवाइड भी कर सकता है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ग जैसे मान लो कि हो सकता है कि मुस्लिम एक वर्ग है, तो वह उनमें बीचों बीच डिवाइड भी कर सकता है, बिल्कुल। एक परिस्थिति समूह को भी बीचों बीच डिवाइड कर सकता है, ठीक है, वो परिस्थिति समूह कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, दो अलग अलग वर्गों को वह एक करने का भी काम कर सकता है। आप लोग देखते होंगे तो ये लोग क्या काम करते हैं, उसी सांसदी के अनुसार सीटों का आवंटन करेंगे। अब जो सीटों का आवंटन हो रहा है उसको बड़े ध्यान से आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे, उन पर विचार करे होंगे, है ना। तो क्या काम करता है कि वह, अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इसको अन्यथा न लीजिएगा, जैसे बीजेपी में, अब बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य को खड़ा करने का एक ही रीजन है कि मौर्य जो जात के लोग हैं उनका वोट मिले, है ना, उनको एक चेहरे के रूप में, उधर से ब्राह्मण को उतारेंगे, उधर से एससी को उतारेंगे। तो क्या कर रहा है, दो अलग अलग वर्गों को एक कर रहा है, और दो अलग अलग परिस्थिति समूहों को भी क्या कर सकती है, एक कर सकती है। आप लोग देखिए, देखिए आप लोग अच्छी तरीके से, अभी ये दो अलग अलग वर्गों को एक कर रही थी, ठीक है, वह वर्ग आपका कोई भी हो, ठीक है, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, कुछ भी, अपरिस्थिति समूह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, तो वह क्या कर रही है, एक भी कर सकती है। तो ये टॉपिक आपका पूरा सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में त्रिपक्षीय सिद्धांत वेबर का क्या हुआ, समाप्त हो गया। आप लोगों को, जिन लोगों को अगर समाजशास्त्र में एडमिशन लेना है तो वो बिल्कुल कांटेक्ट करें, 15,000 फीस है, ठीक है, 15,000 फीस है आप लोगों का, ठीक है।
रुपए 15,000 रुपये फीस है। जिनको लेना हो वह बिल्कुल ले सकता है, और किसी को कोई दिक्कत होगी तो वह इस नंबर पे कांटेक्ट करे 8004020005 या 9198120630 पर व्हाट्सअप कर दे। ठीक है, और कोई भी समस्या हो आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट करिए। कोई भी दिक्कत होगी आप लोगों को दिक्कत का निवारण किया जाएगा। खूब अच्छे से मेहनत करिए और कहीं पर भी आपको समस्याएं नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अभी सामाजिक स्तरीकरण को आपको बहुत ईजी तरीके से चीज़ों को समझा दिया है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ भी गए होंगे। ठीक है, कहीं पर समस्या होगी फिर बताइएगा, फिर समझाएंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।